Shri Education. नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल जिसका नाम है श्री एजुकेशन। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसा कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम नहीं है जिसमें दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य से क्वेश्चन ना आए। अगर जिस एग्जाम में भारत के इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनमें तो ये पक्का क्वेश्चन होंगे दिल्ली सल्तनत के रिलेटेड और मुगल साम्राज्य के रिलेटेड, और वो भी भारी मात्रा में होते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि जो भारत में मुसलमानों ने राज्य किया है, जो मुस्लिम साम्राज्य था, उसका जो मेन नींव रखी गई थी वो स्टार्टिंग यहीं से हुई थी इसकी। और ये मध्यकालीन भारत का पार्ट है, मेन पार्ट ये है मध्यकालीन भारत का, यहाँ से शुरू होता है। मगर इससे पहले थोड़े बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं मध्यकालीन भारत से। देखिए आप याद रखिए, नोट बना लीजिए प्लीज़, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आप लिख लीजिए, चाहे जो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, पक्का किसी ना किसी एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा मुसलमान पहला मुसलमान है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद बिन कासिम उसका नाम है, मोहम्मद बिन कासिम जो मुस्लिम है, पहला मुसलमान ऐसा है जिसने भारत पर आक्रमण किया था। मगर फालतू का वैसा था, मतलब कोई इंपॉर्टेंट नहीं था वो, बस वो पहला था इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मगर ऐसा कोई बहादुर बहादुर नहीं था। उसके बाद देखिए, आपने महमूद गजनवी का नाम सुना होगा, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। मगर उसका भी मेन पर्पस ये नहीं था कि भारत पर राज करना, उसका मेन पर्पस ये था लूटना। तो वो आता था, लूट के चला जाता था। तो उसकी जो लूट में सबसे इंपॉर्टेंट, उसकी लूट में जो आपको याद रखना है, सोमनाथ के मंदिर को उसने लूटा था, जो कि गुजरात में है। उसने 1025 ईस्वी में लूटा था उसको, इतनी भारी मात्रा में लूटा था कि अभी तक इतिहास में उसका नामकरण है, उसका पूरा नाम अभी तक याद रखा जाता है कि मतलब बहुत भारी लूट थी वो। उसने, ऐसा लिखा गया है कि 20 लाख दिनार की संपत्ति उसने लूटी थी वहां से। फिर भी वो ऐसे नहीं थे कि उनका ये पर्पस नहीं था कि इंडिया में हमें मुस्लिम साम्राज्य बढ़ाना है। मुस्लिम साम्राज्य बढ़ाने के पर्पस से मोहम्मद गोरी का वो था। मोहम्मद गोरी दोस्तों, हमने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। एक्चुअली ये वीडियो नंबर 8 है, ये क्रैश कोर्स का वीडियो नंबर 7 जो था वो चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान के बारे में हमने आपको बताया था। बहुत ही महान राजा थे, बहुत ही राजपूत, बहुत महान राजपूत राजा थे। जब उनका हमने जिक्र किया था, आपको पूरा बताया था, तो उनमें मोहम्मद गोरी का नामकरण आया था। तो मैंने मोहम्मद गोरी के बारे में सब कुछ बताया था, वो आप वीडियो देख सकते हैं। यहाँ कोने पर आई बटन होगा, आई बटन पर क्लिक करके आप सारे वीडियो देख सकते हैं हमारे, या हमारे चैनल पर चले जाइए, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी हम जब दिल्ली सल्तनत स्टार्ट करेंगे उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में दोस्तों पूरी हिस्ट्री देखिए, पहले क्या हुआ था। तुर्किस्तान में क्या होता था कि गुलामों का व्यापार होता था। मतलब जो गरीब लोग थे वो अपने बच्चों को क्या करते थे, उनको सिखाते थे और बेच देते, व्यापारी के हाथों बेच देते थे। तो व्यापारी क्या करते थे दोस्तों, उनको अच्छी शिक्षा देते थे, मतलब उनको सिखाते थे, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते थे, मतलब बहादुर कर देते थे। उसके बाद राजाओं के हाथ में बेच देते थे, तो राजा उनका यूज करते थे किसी तरीके से। इसी का शिकार हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसी व्यापारी ने किसी राजा के हाथों बेच दिया, तो वो 2-3 राजाओं के आसपास घूमता रहा। मतलब किसी राजा ने फिर इसको दे दिया, इसको दे दिया। उसके बाद लास्ट में जब वो किसके हाथ में आया, मोहम्मद गोरी के हाथ में आया। तो मोहम्मद गोरी जब इंडिया में आक्रमण करने आ रहा था, उसको साथ में ले आया था। तो बहुत ही, ये भी बहुत ही बहादुर था, तो इसने इसको एक अच्छी पदवी दे दी थी। मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक अच्छी पदवी दे दी थी, तो हमेशा युद्ध में इसको साथ लेकर जाता था। अब हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, इसने तराइन का जो पहला युद्ध हुआ था 1191 में पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण किया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने इसको बहुत बुरी तरीके से हराया था। अगर कुतुबुद्दीन ऐबक वहां पर ना होता दोस्तों, कि कुतुबुद्दीन ऐबक ही वो था जिसने घायल मोहम्मद गोरी को अपने घोड़े पर बैठा के घर ले गया, अदरवाइज ये चौहानों के चौहान पृथ्वीराज चौहान उसको मार ही डालते। मगर उसके बाद 1 साल बाद वो पूरी तैयारी करके 1192 में फिर से तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को उसने हरा दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। तो मोहम्मद गोरी ने हरा दिया। तो मोहम्मद गोरी ने जो भी राज्य ये जीते थे इंडिया में, उसको इनके हवाले कर दिया, कुतुबुद्दीन ऐबक के हवाले करके वे जा रहा था। तो मोहम्मद गोरी कैसे मरा था अभी ये अनसुलझा सा है, क्योंकि बहुत विद्वान कहते हैं कि उसको खोखरों ने मारा था, और जबकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार हमको मालूम पड़ता है कि उसको पृथ्वीराज चौहान ने मारा था। हमने बताया होगा आपको इसमें। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने लिखी थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया वो मर गए, मोहम्मद गोरी मर गए किसी तरीके से, मतलब मर गए।
लगभग 1206 ईस्वी में लगभग ये मर गया था। उसके बाद 1206 ईस्वी से जो कुतुबुद्दीन ऐबक ना, उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया, दिल्ली का सुल्तान घोषित कर दिया। तो वहां से स्टार्ट हो गया हमारा जो पहला वंश है, वो गुलाम वंश, जिसे ममलूक वंश भी कहते हैं, इंग्लिश में स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। तो अब दिल्ली सल्तनत की स्टार्ट होगी, अब हमारा एपिसोड शुरू होगा। देखिए, दिल्ली सल्तनत जो चला था वो 1210 से स्टार्ट हुआ था, 1526 तक खत्म हो गया था। तो 1210 से 1526 के बीच के काल को हम दिल्ली सल्तनत ये हम पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 वंश थे जो आपको याद रखने हैं। अब उनके बारे में देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको सीरियल वाइज याद करना है कि कौन सा वंश पहले था, कौन सा वंश उसके बाद था। और आपको क्या याद रखना है, उनके संस्थापक कौन है, जो पांचों वंश है उनके संस्थापक कौन है, ये भी आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जो पहला वंश था वो था गुलाम वंश या ममलूक वंश कहते हैं, जो चला 1206 से 1290 तक चला। अब इसके संस्थापक कौन थे, तो इसका संस्थापक बहुत ईजी है, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे इसको। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे वो गुलाम वंश के संस्थापक थे। हमने बताया ना, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो गुलाम था। किसका गुलाम था? मोहम्मद गोरी का गुलाम था। तो दोस्तों, ये गुलाम ने इस सल्तनत की स्टार्टिंग की है, इस वंश की स्टार्टिंग की है, इसलिए हम ये बोलते हैं गुलाम वंश। ठीक है, और भी बहुत कारण है गुलाम वंश के इसको बोलने की, मैं बताऊंगा आगे। कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक और गुलाम था इल्तुतमिश का एक और गुलाम था बलबन। तो इसलिए ये गुलामों की सीरीज चल रही थी, इसलिए इसको बोल दिया गया गुलाम वंश। उसके बाद इस वंश जब 1290 में खत्म हो गया तो स्टार्टिंग हुई खिलजी वंश की। खिलजी वंश चला 1290 से 1320 में। ये भी तुर्क थे। जो पहला है गुलाम वंश, ये भी तुर्की थे, और ये खिलजी वंश, ये भी तुर्की थे। और तीसरा जो था, उसके बाद तुगलक वंश चला, ये 1320 से 1414 में चला। और उसके बाद चौथा जो वंश था वो सैयद वंश चला, ये भी 1414 से 1451 तक चला। ये भी चारों जो तुर्की थे, मगर जो लास्ट वाला था जो कि लोधी वंश था, ये अफगानी थे। दोस्तों, आपको पहला क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए कि इसमें 4 जो वंश है ये तुर्की थे, और लास्ट वाला कौन थे? अफगानी थे। अब देखिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनके संस्थापक कौन है। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके संस्थापक थे? गुलाम वंश के संस्थापक थे। उसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन जलालुद्दीन खिलजी जो थे वो खिलजी वंश के संस्थापक थे। पूरा नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। उसके बाद स्टार्ट हुआ तुगलक वंश, जो 1320 से 1414 तक चला। जो इसके संस्थापक थे उनका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। तो क्या नाम था इनका? गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो तुगलक वंश के संस्थापक थे। उसके बाद चला सैयद वंश। सैयद वंश के जो संस्थापक थे वो खिरिज खां थे। ठीक है, खिरिज खां। उसके बाद लास्ट जो वंश चला ये था लोधी वंश, जो जिसके जो संस्थापक थे वो बहलोल लोधी थे। बहलोल लोधी। ठीक है, तो बहलोल लोधी थे। तो देखिए, ये जो वंश है और इनके जो संस्थापक है, ये सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। आप इस कोने पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर दिल्ली सल्तनत का एक वीडियो बनाया हुआ है, 2-3 मिनट का है। उसमें हमने ये बताया गया आपको कि जो वंश है वो सीरियल वाइज कैसे याद करना है, और उनके जो संस्थापक थे वो कौन कौन थे, वो आप ट्रिक की सहायता से हमेशा के लिए याद कर सकते हैं। बहुत ही फनी ट्रिक है। उसके बाद देखिए, याद रखिए, जो दिल्ली सल्तनत थी ना, इनकी जो दरबार की भाषा थी, इनकी दरबारी भाषा क्या थी? ये फारसी भाषा थी। ठीक है, तो ये फारसी भाषा थी इनकी, फारसी भाषा। ठीक है, ये जनरल क्वेश्चन है कि जो दिल्ली सल्तनत में दरबार में कौन सी भाषा चलती थी? वो फारसी चलती थी। अब हम देखेंगे जो पहला वंश था जो कि गुलाम वंश था, उसके बारे में देखेंगे। ये 1206 से 1290 तक चला। जैसा कि हमने आपको बताया, गुलाम वंश के संस्थापक तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मूल रूप से तुर्क का था। उसके गुलाम होने के कारण ही इस वंश का नाम जो था पड़ा, गुलाम वंश पड़ा। ये समझ गए होंगे आप। ऐबक ने सबसे पहले क्या किया? लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। जब ऐबक ने अपने आप को सुल्तान घोषित किया था 1206 में, उसने सबसे पहले क्या किया था? ये लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था उसने। देखिए, उसके बारे में आपको जितनी भी चीजें लिखी बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। उसने एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था, जो कि एक सरस्वती मंदिर था, उसको तोड़ के बनाया गया था। जो हमने आपको पल्लव वंश पढ़ाया था, तो वो आपको बताया गया था उसमें, आप देख सकते हैं। तो जो सरस्वती मंदिर को तोड़कर, या सरस्वती विद्यालय भी कह सकते हैं आप, उसमें शिक्षा दी जाती थी।
तो उसको तोड़कर इसने 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया था। और दिल्ली में इसने कुवैतुल इस्लाम मस्जिद बनाया था और कुतुब मीनार इसका निर्माण मतलब स्टार्ट करवा दिया था। 1 मंजिल बनाई थी, अगर पूरी 5 मंजिल है उसकी तो 1 मंजिल इसने बनाई थी। उसके बाद इल्तुतमिश जो इसका वो था गुलाम, उसने इसको पूरा करवाया था। उसके बाद दोस्तों ये ज़्यादा राज नहीं कर पाया दिल्ली सुल्तनत पे। 1206 से स्टार्ट हुआ था, केवल 4 साल इसने राज किया और 1210 में बेचारा मर गया था पोलो खेलते हुए। तो 1210 में लाहौर में पोलो को खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया और चोटों के कारण उसकी मौत हो गई थी। ठीक है, देखिए इतना बड़ा राजा पोलो खेलते हुए मारा गया। तो ठीक है, तो देखिए सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तो यही हाल हो गया इसके साथ। तो 4 साल इसने केवल एंजॉय किया, उसके बाद बेचारे चले गए, भगवान अल्लाह को प्यारे हो गए। अब देखिए आपसे ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जो गेम होते हैं, जो पोलो होते हैं, इसमें 4 प्लेयर होते हैं। ठीक है, पोलो में 4 प्लेयर होते हैं और ये घोड़े से खेला जाता है। देखिए ऐसे खेला जाता है, तो इसमें प्लेयर कितने, 4 प्लेयर। तो एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है कि खेल और उनमें जो खिलाड़ियों की संख्या होती है ना, तो ये पोलो गेम आप पूछा जाता है, पोलो कितने प्लेयर हो जाएंगे, 4। आप याद भी कर सकते हैं, पोलो POLO मतलब 4 हैं, तो ये हो जाएगा पोलो, आपको याद हो जाएगा 4 वो। उसके बाद देखिए दोस्तों ये मर गया, इसका बेटा वो राजगद्दी पर बैठा, मगर ज़्यादा देर तक नहीं टिका, वो आपको याद नहीं करना, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। उसका नाम आराम शाह था। देखिए दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा आराम शाह था, मगर वो 1210 से 1211 तक चल पाया, मतलब बेकार था वो। ठीक है, मगर इसके बाद जो उसका वो था कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक और गुलाम था, उसका नाम था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने क्या किया, 1211 में आराम शाह को युद्ध में पराजित करके खुद को सुल्तान घोषित कर दिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कुतुब मीनार की बाकी मंजिलें हैं इल्तुतमिश ने पूरी करवाई थी। और इल्तुतमिश ने लगभग 25 साल राज किया था, मतलब 1211 से 1236 तक राज किया था। और उसने अपनी राजधानी को लाहौर से बदलकर दिल्ली कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था, मगर इसने लाहौर से बदलकर अपनी राजधानी को दिल्ली में ही कर दिया। उसके बाद देखिए ये सब, इसके बाद कोई भी ऐसा वो मतलब ऐसा कोई भी राजा नहीं है जो आपको पढ़ना हो, कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है इस वंश में। मगर इल्तुतमिश की एक बेटी थी, इसने अपने मरने से पहले ही बता दिया था कि मेरा जो वारिस होगा वो मेरी बेटी होगी, जिसका नाम था रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना ही दोस्तों एक ऐसी एकमात्र पहली और आखिरी महिला मुस्लिम शासक थी पूरे इतिहास में। ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि इतिहास में पहली मुस्लिम शासक कौन थी, मुस्लिम महिला शासक कौन थी, तो उसका नाम था रजिया सुल्ताना। तो रजिया सुल्ताना किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। मगर जब इल्तुतमिश मर गया तो लोगों ने उसके सामने, उसके लेडीज मतलब लड़की थी, तो उसके सामने सर झुकाने से मतलब हिचकिचाहट होने लगी उसको। तो उसके बाद इस हिचकिचाहट के कारण थोड़ी देर के लिए इल्तुतमिश का एक बेटा था जिसका नाम था रुकनुद्दीन, तो ये थोड़ी देर के लिए मतलब 1236 से वो अप्रैल से नवंबर तक, मतलब केवल 7 महीने तक रहा। मगर ये इतना बेकार था कि कहने वाली बात नहीं। इसकी जो मम्मी थी ना, उसने पूरा राजपाट संभाला। देखिए इसकी माँ जो शाह तुर्का, उसकी सरकार को सभी काम संभाल रही थी। मतलब जो इसकी मम्मी थी उसने सरकार का पूरा, उसके मतलब शासन को पूरा संभाला, और केवल 7 ही महीने चला, उसके हट गया। तो उसके बाद आई रजिया सुल्ताना। तो गुलाम वंश की 5वां शासक जो एक महिला थी, उसका नाम क्या था, रजिया सुल्ताना। रजिया सुल्ताना वो पहली महिला है भारत के इतिहास में जो एक मुस्लिम शासक है। बहुत लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि ये लड़की थी, और मुस्लिम में उस समय क्या होता था कि लड़कियों को पर्दे पे रखा जाता, पर्दे के पीछे रखा जाता था, मतलब इसको बुर्का पहना के रखा जाता था। मगर ये बुर्का बिल्कुल नहीं पहनती थी, पर्दे के पीछे नहीं रहती थी, ये पूरा मतलब जैसे आदमी रहते हैं वैसे ही रहती थी। वो लोगों को पसंद नहीं आता था इसके सामने सर झुकाना, तो बहुत लोगों ने इसका विरोध किया। इसी कारण से ये केवल 1236 से 1240 तक इसने राज किया है। ठीक है, इसी के काल में क्या हुआ था, एक अल्तुनिया नाम का जो कि भटिंडा का सूबेदार था, उसने इस पर आक्रमण कर दिया क्योंकि लेडीज थी, उसको बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इस पर आक्रमण कर दिया और रजिया सुल्ताना को हरा दिया था। तो रजिया सुल्ताना ने एक गेम खेला, रजिया सुल्ताना से शादी कर ली थी। किससे, अल्तुनिया से शादी कर ली थी, अल्तुनिया से शादी कर ली थी। जब ये वापस आ रही थी अल्तुनिया के साथ, मतलब अल्तुनिया और जब रजिया सुल्ताना जब वापस आ जा रहे थे, तो कैथल में इनकी हत्या कर दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि डाकू ने मतलब इनको लूट लिया था और इनकी हत्या कर दी थी। ठीक है, तो 1240 में ये मर गई थी। उसके बाद ये रजिया सुल्ताना का राज्य खत्म हो गया। ठीक है, तो भारत की पहली जो महिला शासक थी जिसने 1236 से
1240 तक राज्य किया। आपको ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसका देखिए वही जो हमने बताया आपको, रजिया सुल्ताना को मालिक अल्तुनिया उसका पूरा नाम था, मलिक अल्तुनिया था उसका, मालिक अल्तुनिया नहीं था, मलिक अल्तुनिया था, ने पराजित किया, जिससे बाद उसने उसके विवाह कर लिया था। उन दोनों को लूट कर 14 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई थी। डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 में उनकी हत्या कर दी गई थी। तो ये 14 अक्टूबर, कहीं कहीं लिखा होता 13 अक्टूबर, तो इससे कंफ्यूज, आपको डेट तो याद करनी नहीं है। तो उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद देखिए दोस्तों अल्तुनिया, उसके बाद देखिए दोस्तों इल्तुतमिश जो था, जो कि उसके पिता थे, रजिया सुल्ताना के पिता थे। इल्तुतमिश का एक वो था, गुलाम था, जिसका नाम था बलबन। तो रजिया सुल्ताना और उसके बाद 2-3 और राजा आए थे, उनके मरने के बाद जो 9वें नंबर पे आया था उसका नाम था ग्यासुद्दीन बलबन। तो ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का, मतलब स्लेव डायनेस्टी का 9वां सुल्तान था। मतलब 5वीं सुल्तान तो वो थी रजिया सुल्ताना, 6, 7, 8 3 आए उसके बीच में। तो 1266 से 1287 तक इसने राज्य किया ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन क्या था? ग्यासुद्दीन बलबन इल्तुतमिश का नौकर था, उसका गुलाम था। जबकि इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? वो मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इसलिए इस वंश को स्लेव डायनेस्टी बोला जाता है। तो इसने शासन किया 1266 से 1287 तक। दोस्तों इसकी खासियत क्या थी? इसने हर जगह अपने जासूस फैलाए हुए थे। गुलाम वंश का जो आखिरी राजा था वो क्यूमर्स था, उसका नाम क्या था? क्यूमर्स। और क्यूमर्स का एक सेनापति था जिसका नाम था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो क्यूमर्स, देखिए जो कि गुलाम वंश का जो अंतिम बादशाह था क्यूमर्स, ये जो क्यूमर्स जो अंतिम बादशाह था गुलाम वंश का, ये बहुत ही कमजोर था। और इसका जो वो था सेनापति या उसकी सेना में जो था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर इसको मार कर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने राजगद्दी संभाली। उसके बाद से फिर खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट हो गई। तो जलालुद्दीन खिलजी ने क्या किया? खिलजी वंश की स्थापना की, आपको याद रखना है। तो उसके बाद क्या आ गया? खिलजी वंश। तो खिलजी वंश क्या होगा? खिलजी वंश के पहले सुल्तान जलालुद्दीन फिरोज खिलजी गुलाम वंश के अंतिम कमजोर बादशाह क्यूमर्स की गद्दी पर बैठा, मतलब उसको मार कर उसके बाद ये गद्दी पर बैठा था। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, आपको याद रखना है। उसके बाद दोस्तों इसका एक चचेरा लड़का था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का, एक दामाद भी वही था और चचेरा लड़का भी वही था, जिसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी, जो कि खिलजी वंश में सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था उसका? अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा या कहो तो अपने ससुर की हत्या कर दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, मतलब जितनी भी चीजें हमने लिखी हैं सब पूछी गई हैं। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है कि ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने ससुर की हत्या की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने अपने ससुर को मार डाला था। ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने चाचा को मारा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा राजा था जिसने अपने चाचा को मार दिया था। उसका चाचा या उसका ससुर कौन था? वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है अलाउद्दीन खिलजी क्योंकि इसी के राज में सबसे ज्यादा मंगोलों ने आक्रमण किए थे। देखिए अलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों के सर्वाधिक आक्रमण हुए। इस आक्रमण से निपटने के लिए उसने लौह व रक्त की नीति अपनाई। तो सबसे ज्यादा मंगोलों ने किस के राज में आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के राजवंश में आक्रमण किया, आपको याद रखना। तो दोस्तों यही अलाउद्दीन एक ऐसा पूरे दिल्ली सल्तनत पे राजा है जिसने जो विंध्य पर्वत है, जो बीच में बाउंड्री लाइन है भारत के, इसके बाद जब हमारा दक्षिण शुरू हो जाता है तो विंध्याचल जो पर्वत है इसको पार करके पहली बार दक्षिण में घुसने की कोशिश की थी। किसने? ये खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने। तो देखिए अलाउद्दीन दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने विंध्याचल पर्वत पार करके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, तो फिर अलाउद्दीन के बाद भी बहुत सारे खिलजी वंश के राजा है, मगर वो आपको नहीं पढ़ने, इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। मेनली जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है गुलाम वंश की जो पूरी डिटेल हमने बताई है, और बाकी एक एक दो दो लाइन आपको याद करना है। जो बाकी 4 वंश है उनमें थोड़े थोड़े क्वेश्चन याद करने हैं बस। उसके बाद स्टार्ट हुआ तुगलक वंश। तो तुगलक वंश में हमने आपको बताया था ग्यासुद्दीन ने उसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है, वो कहीं कहीं 1412 आपको मिलेगा, कहीं कहीं 1414 आपको मिलेगा। तो इसके वो कंफ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। ठीक है,
तो 1414 या 1412, क्योंकि बहुत सारे जो ये हमें इतिहास मिलता है कि बहुत सारे विद्वान जो लेखक आए हुए होते हैं, मतलब भ्रमण करते हुए, उनकी हम बातों पर विश्वास करते हैं ना, तो कोई 1414 कोई 1412 में ये बताता है। तो आपको परेशान होने की कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको डेट याद नहीं रखनी है, ये वाली ऐसी डेट याद नहीं रखनी, डेट क्या याद रखनी है इतिहास में, मगर वो वाली डेट याद रखनी है जो मेन मेन युद्ध हुए थे। और आपको वही याद रखनी है, एनसीईआरटी में वही चीज लिखी होती हैं जो एकदम सटीक है। मतलब जितने भी विद्वान हैं, जितने भी लेखक उस जमाने में थे, जिसने जहां से भी हमको ये मालूम पड़ता है, सबका अगर मैच करता है वही चीज हमको पढ़ना होता है। जिनमें थोड़ी सी भी शंका होती है वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता आपसे। तो गयासुद्दीन ने एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम था तुगलक वंश। तो गयासुद्दीन के बारे में आपको क्या रखना है, गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के निकट जो तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की थी, आपको ये याद रखना है। और गयासुद्दीन ही एक ऐसा सुल्तान था जिसने क्या किया था, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ये भी याद रखना है। बस तो गयासुद्दीन के बारे में आपको इतनी चीजें याद रखनी है, ठीक है। जो मंगोल थे वो आक्रमण करते रहते थे, हमने आपको इसके पहले बताया। इसके पहले जो वंश था खिलजी वंश, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी जब वो सुल्तान था, तब उस पर सबसे ज़्यादा वो उनके आक्रमण हुए थे मंगोलों के। तो इस पर भी मंगोलों ने बहुत बार आक्रमण किया, 29 टाइम्स आक्रमण किया था। जब गयासुद्दीन तुगलक थे ना, उसके ऊपर मंगोलों ने 29 टाइम्स आक्रमण किया था। तो बार बार ये आक्रमण करते रहते थे। उसके बाद देखिए, गयासुद्दीन तुगलक के बाद आया था मोहम्मद बिन तुगलक आया था। तो ये देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ऐसा कहा जाता है ये सबसे ज़्यादा शिक्षित था, जितने भी दिल्ली सल्तनत में आए सबसे ज़्यादा ये शिक्षित था। इसको पागल राजा भी बोलते थे बेचारे, सबको इसको क्या बोलते थे, ये इतना ज़्यादा शिक्षित था कि इसको मतलब पागल राजा भी बोलते थे, सब पागल सुल्तान बोलते थे इसको, पागल सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी कर लिया था, ठीक है। अभी दिल्ली राजधानी थी, तो इसने क्या किया, दिल्ली से अपनी राजधानी क्या कर दिया, देवगिरी कर दिया। और देवगिरी के नाम इसने बदल के दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। तो देवगिरी इसने क्या किया था, देवगिरी अपनी राजधानी बना ली थी, इसका नाम बदल दिया है देवगिरी का, क्या, दौलताबाद, दौलताबाद, जो कि महाराष्ट्र में। और उसके बाद देखिए, आपको याद रखना है कि इसके काल में एक बहुत इंपॉर्टेंट यात्री आया था, इब्न बतूता। जो यात्री आया था, बहुत ही बड़ा विद्वान और लेखक था। वो आया था उत्तर अफ्रीका से, मोरक्को से आया था वो। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये बहुत आप एसएससी में पूछा हुआ है, 2002 में शायद पूछा हुआ है कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, ये मोरक्को से आया था, ठीक है। और ये भी इतना वो विद्वान था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसने इसको क्या कर दिया था, न्यायाधीश बना दिया था दिल्ली का। मतलब उसमें बोले उनकी लैंग्वेज में बोले तो काजी बना दिया था इसने। तो दिल्ली का क्या कर दिया, न्यायाधीश या काजी बना दिया था। और उसने अपने इसको दूत के रूप में राजदूत बनाकर भेजा था, चीन भेजा था इसने। अब देखिए, हमने आपको बताया उसने अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दिया, और देवगिरी का नाम क्या कर दिया, दौलताबाद रख दिया था, ठीक है। इसके बाद जो आए थे उनका नाम था फिरोज शाह तुगलक। जब ये मर गया था मोहम्मद बिन तुगलक, तो इसका एक चचेरा भाई था जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद ये दिल्ली का सुल्तान बन गया। तो इसने क्या क्या किया था, आप ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मगर आप याद रखना चाहें, इसने क्या किया था। पहली बात आपको ये याद रखनी है, जो बहुत सारे स्तंभ बनवाए गए थे उसके द्वारा, अशोक के द्वारा। एक स्तंभ मेरठ में था और एक स्तंभ जो था वो खिरजाबाद में था। तो वो दोनों स्तंभों को वहां से लेकर दिल्ली ले आया था। तो इसने दिल्ली में क्या कर दिया, मेरठ और खिरजाबाद से जो स्तंभ थे, जो मेरठ में स्तंभ था और खिरजाबाद में स्तंभ था, उसको उठाकर इसने दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। पहला काम ये इसने किया, ये याद रख लीजिए आप चाहे। और दूसरी बात ये याद रखिए कि जो फिरोज शाह तुगलक था, इसने सबसे ज्यादा रोजगार दिया था लोगों को, सबसे ज्यादा रोजगार दिया था, ठीक है, सबसे ज्यादा रोजगार दिया था। अब तीसरी बात याद रखिए कि इसी के शासनकाल में सबसे ज्यादा गुलाम थे। जो ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है ये, कि सबसे ज्यादा गुलाम किसके शासनकाल में थे, तो ये फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में थे। ये लगभग 1,80,000, मतलब 2 लाख के बराबर लगभग ये थे इसके गुलाम। और एक और बात इसकी याद रख लीजिए, इसने जौनपुर वो जिला बसाया था जौनपुर जो यूपी में है, इसने बसाया था। उसके बाद देखिए जो स्टार्ट होता है वो सैयद वंश स्टार्ट होता है। इसके बाद सैयद वंश में आपको कुछ याद नहीं करना, बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कि ये बात इंपॉर्टेंट है, इसके जो संस्थापक हैं वो खिरज खां हैं, ठीक है। और कुछ भी आपको याद नहीं करना है। उसके बाद जो लास्ट वंश है वो है लोधी वंश। सबसे पहली बात, लोधी वंश, अब तक जो 4 वंश थे वो तुर्क थे, और ये वाले वंश जो थे ये अफगानी थे।
इसमें जो पहला राजा था वो बहलोल लोदी, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। उसके बाद आया था सिकंदर लोदी और उसके बाद आया था इब्राहिम लोदी। ठीक है, तो ये 3 इम्पॉर्टेंट राजा हैं, आपको ये याद रखने हैं लोदी वंश में। बाकी जो भी होंगे वो आपको याद नहीं रख रहा, बस 3 याद रखने हैं। पहले बहलोल लोदी, उसके बाद आए थे सिकंदर लोदी, के बाद लास्ट जो आए थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जब आए थे, इब्राहिम लोदी बेचारे क्या थे, आराम से राजपाट कर रहे थे और 1526 में वो टपक पड़ा बाबर। तो बाबर के साथ पानीपत का पहली लड़ाई हुई, तो उसमें इसने दिल्ली सल्तनत को ख़त्म ही कर दिया। उसके बाद मुगल साम्राज्य शुरू हो गया। तो इन तीनों के बारे में आपको कुछ याद नहीं करना, पहले इसके बारे में याद करना, बहलोल लोदी खान ने इसे स्थापना की थी। सिकंदर लोदी के बारे में आपको एक बात याद रखनी, इसने आगरा की नींव रखी थी। आगरा की नींव रखी थी। आगरा की नींव किसने रखी थी? तो वो सिकंदर लोदी ने रखी थी। कब रखी थी? 1504 में रखी थी, अगर आप याद करना चाहें। और इसने क्या किया था? आगरा की नींव रखी, उसको बनाया, उसके बाद इसको अपनी राजधानी बना दिया था। ठीक है, दूसरी राजधानी बना दिया था इसको। और इब्राहिम लोदी के बारे में ये याद रखना है कि इब्राहिम लोदी, ये बात इंपॉर्टेंट है कि पहला पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जो कि 1526 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद इनका राजपाट खत्म, स्वाहा, और फिर उसके बाद शुरू हो गया बाबर। तो बाबर ने क्या किया? मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उसके बाद हम पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो ये क्वेश्चन है आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं, ये आपको याद रखने हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा मुगल साम्राज्य, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके स्क्रीन पर 4 वीडियो आ रहे हैं, उसे क्लिक करके आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल पर भी जा सकते हैं, ये बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम जितने वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उनमें जो दोस्तों क्वांटिटी आपको हमारे वीडियोस में मिलेगी, वो क्वांटिटी ऐसी रहती है, बहुत कम टाइम में हम बहुत अधिक सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके लिख कर हमें बताइएगा। हम आपके कमेंट पढ़ते हैं तो बहुत अच्छा हमें लगता है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।